नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो रही हैं। वो कहते हैं कि उन्हें केंद्र में एक खिचड़ी सरकार चाहिए और प्रधानमंत्री कमजोर चाहिए। ये कैसा बयान था और वो कहना क्या चाहते हैं, इस बात के मायने क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक कमजोर प्रधानमंत्री और खिचड़ी सरकार, वो किसकी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो महागठबंधन है उसकी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के सपोर्ट में वो खड़े होकर ये बात कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक बहुत मजबूत छवि है। इससे उलट ओवैसी साहब ने जो फॉर्मूला दिया है कि एक कमजोर प्रधानमंत्री हो, ताकि जो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं वो अपनी बात उनके जरिए लोगों तक पहुंचा पाए, अपनी बातें, अपनी पॉलिसीज को वो कामयाब बना पाए। अब ये सब इसीलिए वो कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने इस बात को कहने के पहले एक बात कही है कि मोदी का 1-to-1 मुकाबला मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी लोगों को एक होना पड़ेगा और तभी जाकर के हम 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। ये कहने के बाद उन्होंने ये बात कही कि उन्हें एक खिचड़ी सरकार चाहिए और कमज़ोर प्रधानमंत्री चाहिए। वो हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि इस देश में एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें कि संसद की प्रधानता है, पर अभी जो फिलहाल व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री मोदी संसद से बड़े और संविधान से बड़े, और उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर नजर आते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो बहुत मजबूत हैं वो सबों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इतना मजबूत भी नहीं चाहिए था, इतना मजबूत नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक कमजोर प्रधानमंत्री की बात की है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आ जाए, और 1-to-1 फाइट करना मोदी से आसान नहीं है, ये उनका कहना है। अब देखिए आप कि इसी बात को तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, या फिर दूसरे जो लोग हैं विपक्षी एकता के हिमायती वो कह रहे हैं, और ओवैसी भी अब यही कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ओवैसी अब कह रहे हैं तो क्या उनकी सोच में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि इसके पहले तो उत्तर प्रदेश या बिहार जहाँ जहाँ भी वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो साथ लड़ने की बात तो उन्होंने की नहीं थी। ये अलग बात है कि सामने जो प्रमुख दल थे, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने आगे बढ़ कर के ओवैसी से हाथ मिलाने की पेशकश भी की हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अकेले दम चुनाव लड़ना और कई दफ़े भारतीय जनता पार्टी को गाहे बगाहे फायदा पहुंचा जाना, ये एक राजनीति का हिस्सा रहा है अभी तक। तो ओवैसी क्या ये समझते हैं कि अगर खिचड़ी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री कमजोर रहेगा तो वो भी अपनी बात कह पाएंगे या फिर मनवा पाएंगे उस सरकार से, क्योंकि वो कमजोर होगी, खिचड़ी होगी, प्रधानमंत्री कमजोर होगा तो अपनी बात मनवा पाएंगे। कोई मजबूत लीडर आ गया तो उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, ऐसा होगा नहीं। वो इस बात को समझ गए। देखिए, इस बात को समझिए कि वो चाह रहे हैं कि हम सब मिलें और हम सब मिलने के बाद एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं, तो वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के कंट्रोल का व्यक्ति होगा जो लोग मिल करके उसे बनाएंगे। तो जाहिर है कि वो वैसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अपने दम पर चुनाव जिताता है, लेकिन वो तो चुनाव जिताकर लाया नहीं है ना। चुनाव जीत करके दल आए हैं और दलों में से किसी एक व्यक्ति को उठा करके प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या उस महागठबंधन की छतरी के नीचे ओवैसी भी रहेंगे? ये अपने आप में सवाल इसलिए है, क्या विपक्ष उनको स्वीकार करेगा? यही मेन सवाल है, क्योंकि कुछ लोग तो खुन्नस खाए बैठे हैं, जहां जाते हैं मेरे वोट काट देते हैं, बीजेपी को फायदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए अभी तक उनकी राजनीति वही हम लोग
बातें कर रहे थे कि अभी तक तो उनकी राजनीति ऐसी रही है जिसमें कि चाहे कोई भी दल विपक्ष में लड़ रहा हो बीजेपी के खिलाफ, तो वो अपनी नाव भी उसी नदी में उतार देते थे और उससे जो थपेड़े उड़ते थे उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लाभ हो जाता था। ये कांस्टेंट आरोप रहा उन पर कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात है, जब चुनाव यहाँ हो रहे थे तो उन्होंने ये जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है, ये जो ये इससे मुस्लिम वोट बैंक को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको कोई लाभ नहीं होता है अगर आप सपा आरजेडी वगैरह को वोट करते हैं, आप उन्हीं को वोट कीजिए जो मुसलमानों की पार्टी है। तो इस भाव को रखते हुए उन्होंने तमाम जो वैसी सीटें जहां पर मुस्लिम बहुतायत क्षेत्र हैं वहां जाकर के खड़ी की। हालांकि उन्हें आशातीत सफलता उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं मिली, बिहार में भी जो थोड़ी बहुत मिली थी उसके बाद वो पार्टी से लोग निकल करके आरजेडी में शामिल हो गए। तो ऐसे में अब उनका ये कहना कि साहब ऐसा है कि मिल करके लड़ा जाए, तो क्या उनकी सोच में बदलाव आ गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज की तारीख में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको लगता है कि चैलेंज जो है वो सेक्युलर पार्टियों से अदावत रखना, उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज बीजेपी 2024 का है। तो शायद इसीलिए जो सारे विपक्ष के दल एक साथ आने की बात कर रहे हैं, अब ओवैसी जी भी चाह रहे हैं कि हम उसका हिस्सा हो जाएं। पर आपने जो प्रश्न उठाया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या उन्हें उस तरह से स्वीकार किया जाए। क्या आपको जान पड़ता है कोई ऐसी सरकार जो खिचड़ी सरकार रही हो और चली हो, पूरा 5 साल उसने कवर किया हो? आपके ध्यान में कोई आता है? क्योंकि सरकारें तो बहुत खिचड़ी बनी हैं, प्रदेशों में भी बनी है, केंद्र में भी बनी है, लेकिन सक्सेसफुल रही हो ऐसा आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, 2-3 उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। 4 उदाहरण कह लीजिए कि जो बड़ा स्पष्ट है, जिसमें जैसा ओवैसी कह रहे हैं उस तरह की सरकार बनी थी। जनता पार्टी जीतकर 1977 में आई, तो उन्होंने मोरारजी देसाई को बनाया प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई वैसे दलों के प्रधानमंत्री थे जो बड़े मजबूत दल थे, उनके मजबूत नेता थे, और उसमें से एक उतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं निकले। फिर उन्हें हटा दिया गया और फिर चंद्रशेखर आ गए, और फिर माफ़ करेंगे उसके बाद चौधरी चरण सिंह आ गए, और फिर सब कुछ उलट पुलट हो गया क्योंकि चौधरी चरण सिंह फेस ही नहीं कर पाए पार्लियामेंट, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ठीक उसी प्रकार 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो कई दलों को मिला करके उसमें से वीपी सिंह बने। उनकी अपनी पार्टी में उतनी ताकत नहीं थी, उन्हें चैलेंज मिलता रहा। चंद्रशेखर आए, फिर वो सरकार भी नहीं चली। यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें 2 बनी, जिसमें कि आई.के. गुजराल और देवे गौड़ा बने। वो बहुत मजबूत पर्सनालिटी नहीं थे, और जो दल उन्हें समर्थन दे रहे थे वो बहुत मजबूत दल थे, पर वो भी नहीं चली। हकीकत है ये। तो ये तमाम बातें ये साबित करती हैं कि भारतीय राजनीति में कमज़ोर व्यक्तित्व का प्राइम मिनिस्टर, कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर मजबूत दलों द्वारा समर्थित हो तो फिर वो चलती नहीं है। कुछ महीने चल जाती हैं, पर यह है कि वहाँ की वो राजनीति में बदलाव की कारक बन जाती हैं। जैसे जब 1977 का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ जनता पार्टी का, 1980 में मिसेस गांधी लौट करके आ गई बहुमत के साथ। जब ये वीपी सिंह का और चंद्रशेखर वाला प्रयोग फेल हुआ, 1991 में फिर से कांग्रेस पार्टी आई, हालांकि बहुमत से थोड़ी कम थी लेकिन बहुत मजबूती से वो वापस आई। भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ 1998 और 1999 में, जब ये दोनों यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें 2 साल भी पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसे में जाहिर है कि एक मजबूत व्यक्ति का इस देश में प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। अगर आप वैसे दलों को भी जोड़कर बनाते हैं जो कि गैर भाजपा दल हैं, लेकिन एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की कल्पना जो है, वो जो स्टेबिलिटी है वो दे पाएगी देश को। एज अ वोटर हम देखें तो जिस बात का जिक्र ओवैसी ने किया कि हम एक कमज़ोर प्रधानमंत्री चाहते हैं और खिचड़ी सरकार चाहते हैं, तो एज अ वोटर
मुझे लगता है कि ओवैसी जी जो बात कर रहे हैं, अगर वो चीज़ एक तरफ नज़र आएगी और एक तरफ मुझे मजबूत चीज़ नज़र आएगी तो मैं मजबूत की तरफ चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व तो है। भले धार्मिक तौर पर या फिर जातिगत तौर पर लोग बढ़ जाएं, लेकिन जो पढ़ा लिखा वोटर है वो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेगा कि ओवैसी जी जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो नहीं है, और इस लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसी सरकार जो अपने आप में फैसले ना ले पाए, मजबूत फैसले ना ले पाए। सरकारें मजबूत हों या कमज़ोर, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनका टेन्योर लंबा अगर है, अगर वो टेन्योर लंबा है और प्रो पीपल है, अपने एजेंडे पर नहीं चल रहा है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारें छोटी हों या लंबी हों, ये तय कर देती हैं कि उनकी पॉलिसीज़ कैसे ज़मीन पर आ रही हैं। मान लीजिए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति अगर इंटेलिजेंटली अपनी नीतियों को लागू कर देता है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। कम समय में भी वो व्यक्ति करामात कर सकता है। उसकी जो टेन्योर है वो इतनी हो कि कम से कम वो कुछ कर सके। देखिए, बड़े बड़े टेन्योर लेकर के भी लोग बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, ये भी एक हकीकत है। बहुत लंबा उन्हें कार्यकाल दे दीजिए। पश्चिम बंगाल में 35 साल रह गए और गरीबी पश्चिम बंगाल की वामपंथी की सरकार ख़त्म नहीं कर पाई, ये हकीकत है। और भी बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि साउथ में जिस तरह से तमिलनाडु में 2 ही दल बनते रहे, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहे हैं 5-5 साल पर, तो बहुत कायाकल्प हो गया हो। तमिलनाडु हमारे देश का सबसे उन्नत राज्य है, ऐसा तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो वैसे नेता जो बहुत शक्तिशाली रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का ही कार्यकाल कह लीजिए, तो इसमें भी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हों मजबूत प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, तो ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे समुचित कार्यकाल मिले और जो अपनी नीतियों को लागू करने में सफल हो, और वो नीतियां जो इस देश की मूल समस्याओं को हिट करती हों। यही कल्पना है ओवैसी साहब की भी और प्रधानमंत्री मोदी की भी। पर सवाल ये उठता है कि वो ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन क्या हम उस ट्रैक पर डाल पा रहे हैं देश को? और माफ़ कीजिएगा, जो लोग विपक्ष में रहते हैं वो बड़े आराम से इन बातों को मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब सत्ता में चले आते हैं तो इन्हीं मुद्दों से वो हार जाते हैं। इन्हीं मुद्दों से पहले वो हारते हैं और बाद में फिर अपने विरोधियों से हार करके विपक्ष में पहुंच जाते हैं। ये हकीकत है। दरअसल एक ऐसे विजन की ज़रूरत है। ये जो टेन्योर का लंबा होना, छोटा होना, ये बहुत मायने रखता है कि आप अपनी नीतियों को कैसे डाल सकते हैं। व्यक्ति का बहुत पावरफुल होना या बहुत कमज़ोर होकर के सफल हो जाना, ये मायने नहीं रखता है। बेसिकली वो नीतियों की बात है, और शायद प्रकारांतर से ओवैसी नीतियों की ही बात कर रहे हैं। वो नीतियों के जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस फिट होती है? क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं हम, पूरे देश में उसका फैलाव है, और यात्रा पर भी राहुल गांधी निकले हैं। तो क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरा विपक्ष आकर खड़ा होगा ये आने वाले समय में? ओवैसी जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? मेरा तो प्रश्न ये है कि क्या ओवैसी फिट होते हैं? नहीं, तो दोनों चीज़ें हैं। ओवैसी तो पूरे विपक्ष के लिए फिट होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो राज्य दर राज्य जाते हैं और वहाँ जो छत्रप जो मजबूत स्थिति में है उनका वोट काटते हैं, तो एक तो खुन्नस उनको है ही है। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी इन द सेंस कांग्रेस जो सबको जोड़ने का अगर काम करे, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर वो एक घेरा बनाती है, तो क्या उसमें ओवैसी जी फिट होते हैं? सवाल तो यह है कि ओवैसी के साथ आज की तारीख में आना कौन कौन चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, उनकी जो आइडेंटिटी बन गई है आज की तारीख में, उस आइडेंटिटी में अगर आप अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं तो फिर क्या वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जाती है? ये हमेशा शक रहेगा कि कोई दल अगर ओवैसी जी के दल से हाथ मिलाता है तो क्या उसकी पहचान ऐसी बन जाएगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए।
ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, जातीय या बीजेपी ने एक बहुत लंबी सी लाइन खींच दी है हिंदू और मुस्लिम की, तो सीधे तौर पर यह देखा जाता है कि जो हिंदू वोट है वो बीजेपी के पास चला गया। अब बचा कौन? मुस्लिम वोट। अब ओवैसी जी जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक में आकर और सेंधमारी कर देते हैं और बंटवारा हो जाता है। यही ये इतना भी सिंपल नहीं है भारतीय राजनीति की सारे हिंदू वोट चले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो सजेस्ट नहीं करती है कि नहीं, मतलब एक आम तौर पे एक मोटी मोटी चीज देखें तो ये चीज नजर आती है। और विपक्ष को इसी बात का लगता है कि मेरे मुस्लिम वोट बैंक जो है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए, जितने छत्रप है वो भी चाहते हैं। एक तरह से देखें, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या फिर आरजेडी हो, वहाँ पर हर कोई यही चाहता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर हमारे साथ आकर खड़ा हो जाए। लेकिन उसी में तो सेंधमारी होती है। फिर ओवैसी जी जिसमें कर सकते हैं, तो जिस वर्ग में कारण से कहा जा रहा है ना कि दरअसल क्या ओवैसी जी अगर चाहते हैं कि सभी दल मिल जाएं तो सभी दल उनसे मिलना चाहेंगे क्या? ये प्रश्न है आज की तारीख में ओवैसी जी की राजनीति के सामने। ओवैसी चाहते तो हैं सबों से मिलना और सब मिल करके एक ऑल्टरनेटिव तैयार करें, लेकिन उनसे मिलना कितने लोग चाहेंगे, ये प्रश्न हल उन्हें करना है। ये सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। बाकी सभी गोलबंद हो जा सकते हैं, पर ओवैसी एक निश्चित आइडेंटिटी ले चुके हैं और वो आइडेंटिटी अब किसी भी सेक्युलर गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। और ये एक प्रयोग होगा कि क्या ओवैसी को भी जोड़ करके राजनीति की जा सकती है। ऐसे में जबकि बहुत से दल जुड़ने वाले हैं, जैसा कि लग रहा है नीतीश कुमार और बाकी अभी ममता बनर्जी के बयानों से, तो क्या वो लोग ओवैसी जी के लिए दरवाजे खोलेंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुस्लिम समाज में भी मैंने इस बात को पाया है कि वो बड़े टैक्टिकली वोट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जब इलेक्शंस की बात हुई, हम लोग कवर कर रहे थे, तो उसमें उनकी सभाओं में भीड़ बहुत आती थी। लेकिन जहां वोट देने का सवाल आया तो उस वक्त अखिलेश यादव को वोट पड़ रहे थे। ज्यादातर वोट अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज के पड़े थे। बिहार में आरजेडी को ज्यादा पड़े थे। हाँ, उन इलाकों में वोट पड़े थे ओवैसी जी की पार्टी को जहां पर मुस्लिम बहुतायत थे। लेकिन यूपी में तो वैसा भी नहीं हुआ था। तो एक वोटर के दिमाग में भी कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया है, खासतौर पर मुस्लिम वोटर के दिमाग में। और क्या वो अपनी राजनीति को बदल रहे हैं इन सब बयानों के जरिए? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि ओवैसी जी का आखिरकार प्लान क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किसके साथ आखिरकार खड़े हैं। क्या जिस तरह से उनकी आइडेंटिटी बनी है राजनीति में, कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, तो क्या सच में वो वही काम करने वाले हैं 2024 में भी बीजेपी के लिए? ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब हमारे दर्शक कमेंट करके दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।